19वीं सदी का झारखंड। सोचिए कैसा रहा होगा वो दौर। उथल पुथल, बदलाव और जबरदस्त प्रतिरोध का समय। आज हम दो ऐसे आदिवासी आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जिन्होंने इतिहास को एक नई दिशा दी। ये कहानी है सफाहोड़ और खरवार आंदोलनों की। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उन दोनों आंदोलनों के दिल में बसा सवाल है, उनकी आत्मा है। असल में ये एक अस्तित्व का सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उस दौर के आदिवासी समुदायों को हर हाल में ढूंढना था, अपने आप को बचाने के लिए। तो चलिए इन आंदोलनों को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 19वीं सदी का वो झारखंड, आखिर कैसी थी वो दुनिया? उस वक्त आदिवासी समुदायों के लिए जमीनी हकीकत क्या थी? कल्पना कीजिए, एक दुनिया जो बहुत तेजी से बदल रही थी। हवा में एक अजीब सा तनाव था। सदियों से जो जीवन शैली, जो संस्कृति चली आ रही थी, वो अचानक हर तरफ से दबाव में आ गई थी। लेकिन ये दबाव था कैसा? देखिए, ये कोई एक तरफा हमला नहीं था, ये चारों तरफ से था। एक तो बाहर से नई संस्कृति आ रही थी जो अपनी जड़ों को कमजोर कर रही थी। दूसरा, ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा, वो दिन ब दिन कसता जा रहा था। और फिर थे दिकू, मतलब बाहरी लोग, साहूकार, जो आर्थिक तौर पर शोषण कर रहे थे। और तो और समाज के अंदर भी शराबखोरी जैसी बुराइयां फैल रही थीं। नतीजा, वो पारंपरिक संस्थाएं, वो मूल्य जो पूरे समाज को एक साथ बांधकर रखते थे, वो सब बिखर रहे थे। तो ऐसे में क्या होता? इसी गहरे संकट के बीच से एक जवाब निकल कर आया। और यह पहला जवाब कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक जागृति थी। इसी का नाम था सफाहोड़ आंदोलन। साल था 1870। बस यहीं से सफाहोड़ आंदोलन ने शक्ल लेना शुरू किया और देखते ही देखते बदलाव की एक लहर चल पड़ी। देखिए, इस आंदोलन का नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। सफाहोड़, ये एक संथाली शब्द है। सफा मतलब शुद्ध और होड़ मतलब इंसान या हृदय। तो मतलब हुआ खुद को शुद्ध करना। इसका मकसद था अपने मन को, अपने दिल को साफ करना और खुद को पूरी तरह से अपने सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा को समर्पित कर देना। ये रास्ता बाहर नहीं, अंदर की ओर जाता था, एक आंतरिक शुद्धि का रास्ता। और हाँ, हर बड़े आंदोलन को एक चेहरे की जरूरत होती है, एक प्रेरणा की। सफाहोड़ आंदोलन के लिए वो चेहरा थे लाल हेम्ब्रम। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से लाल बाबा कहकर बुलाते थे। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो इस आंदोलन की धड़कन थे, इसकी आवाज थे। लाल बाबा का संदेश बहुत सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, अपनी जड़ों की तरफ लौटो, सिर्फ एक ईश्वर सिंगबोंगा की पूजा करो। उन्होंने शराब और मांस से दूर रहने की बात की, जो उस समय की सामाजिक बुराइयों पर सीधा प्रहार था। साथ ही नैतिक अनुशासन पर बहुत जोर दिया। उनका सपना बस एक था, एक शुद्ध विश्वास के नीचे पूरे समुदाय को एकजुट करना और उसे अंदर से इतना मजबूत बनाना कि कोई उसे तोड़ ना सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह आध्यात्मिक जागृति तो बस एक शुरुआत थी। सफाहोड़ आंदोलन ने जो जमीन तैयार की थी, उसी से कुछ नया पनप रहा था, कुछ ऐसा जिसमें एक राजनीतिक तेवर भी था, एक तीखापन था। सफाहोड़ के ठीक 4 साल बाद एक और आंदोलन खड़ा हुआ। ये सफाहोड़ की ही नींव पर बना था, लेकिन इसका अंदाज बिल्कुल अलग था। ये एक सीधी राजनीतिक चुनौती थी और इसका नेतृत्व कर रहे थे भगीरथ मांझी। उन्होंने जो किया वो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था, एक बहुत ही साहसी कदम। उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया और लोगों से कहा, अंग्रेजों को लगान देना बंद करो। सोचिए, ये तो एक तरह से खुली बगावत का ऐलान था। तो खरवार आंदोलन के मकसद एकदम साफ थे। पहला, अपने पारंपरिक मूल्यों और स्वायत्तता को वापस पाना। दूसरा, जमींदारों और अंग्रेजों के शोषण का डटकर विरोध करना। और सबसे बड़ा मकसद, अंग्रेजों को टैक्स देने से साफ इनकार करना। असल में वो एक समानांतर अपनी सरकार बनाना चाहते थे। तो अब हमारे सामने दो आंदोलन हैं, सफाहोड़ और खरवार। पहली नजर में देखें तो दोनों काफी अलग लगते हैं, है ना? एक का जोर धर्म और नैतिकता पर है तो दूसरे का राजनीति पर। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाएं तो समझेंगे कि रास्ते भले ही अलग थे, मंजिल एक ही थी, और वो मंजिल थी अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व को बचाना। चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं। सफाहोड़ आंदोलन, जैसा हमने देखा, पूरी तरह से एक धार्मिक और नैतिक सुधार का आंदोलन था। वही खरवार आंदोलन धार्मिक तो था पर साथ में राजनीतिक भी था। एक का फोकस था आध्यात्मिक शुद्धता पर तो दूसरे का फोकस था टैक्स न देने और अपनी आज़ादी पर।
और यहीं से ये भी साफ हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने दोनों पर अलग अलग तरह से रिएक्ट क्यों किया। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो सफाहोड़ आंदोलन की दिशा अंदर की तरफ थी, मतलब समुदाय को अंदर से मजबूत करो, और खरवार आंदोलन की दिशा बाहर की तरफ थी, यानी बाहरी ताकतों को राजनीतिक एक्शन से चुनौती दो, एक अंदरूनी एक बाहरी, सिंपल। तो आखिर इन दोनों आंदोलनों की विरासत क्या रही, इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? सच तो यह है कि इन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ी चीज की नींव रखी, एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की जिसे हम एक आदिवासी पुनर्जागरण का नाम दे सकते हैं। इनका असली महत्व समझने के लिए हमें टाइमलाइन को देखना होगा। देखिए, 1855 में हुआ था संथाल हूल, एक बहुत बड़ा विद्रोह, और फिर 1890 के दशक में हुआ बिरसा मुंडा का उलगुलान। इन दोनों बड़ी घटनाओं के बीच का जो खालीपन था, उसे भरा सफाहोड़ और खरवार आंदोलनों ने। ये एक पुल की तरह थे, इन्होंने ही प्रतिरोध की आग को जलाए रखा। अगर इनके असर की बात करें तो वो कई स्तरों पर था। सबसे ज्यादा असर हुआ सांस्कृतिक गौरव पर, लोगों में अपनेपन और सम्मान की भावना वापस आई। साथ ही सामाजिक सुधार भी बड़े पैमाने पर हुए, शराबखोरी जैसी चीजें कम हुईं। हाँ, राजनीतिक तौर पर शायद फौरी तौर पर बड़ी जीत नहीं मिली, लेकिन इसी आंदोलन से जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, उसी ने भविष्य के बड़े राजनीतिक आंदोलनों की जमीन तैयार की। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। ये आंदोलन असल में नींव का पत्थर थे। इन्होंने वो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शक्ति पैदा की जिसके बिना शायद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ महान उलगुलान भी संभव नहीं हो पाता। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। 19वीं सदी में अपनी पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए जो संघर्ष हुए, वो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हमें अपनी विरासत को संभालने के बारे में क्या सिखा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।